गांधी की वजह से हमारे देश का विभाजन हुआ, गांधी की वजह से पाकिस्तान बना। गांधी चाहते तो भारत को बंटने से रोक सकते थे। ऐसी न जाने कितनी जानकारी आपको आपके व्हाट्सएप पर मिली और आपने उसको बिना सोचे समझे, बिना उसकी पुष्टि किए फॉरवर्ड कर दिया। आज के सोशल मीडिया युग में जब हम गांधी की स्वीकार्यता को नकार चुके हैं, आज 2 अक्टूबर के दिन मैं आपको बताऊंगा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में। मैं अभिषेक विश्नोई कक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जानेंगे आज गांधी के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या योगदान थे, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपिता कहलाए जाने वाले महात्मा गांधी ने किए। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी के परिवार में कौन कौन से सदस्य थे, कब उनका जन्म हुआ और उनके बारे में जानेंगे कुछ बिंदुवार जानकारी। सबसे पहले गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। गुजरात का एक शहर पोरबंदर जहां उनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। मृत्यु या यूं कहें कि इनकी हत्या कर दी गई। हत्या कहां पर हुई? बिरला हाउस में, जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे जो कि नई दिल्ली में है, तब इनको गोली मार दी गई। उसके बाद हम जानेंगे इनके समाधि स्थल के बारे में। जहां इनको गोली मारी गई उस जगह को राजघाट के नाम से जाना जाता है। अक्सर आपने भारत के उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देखा ही होगा। इसके बाद इनके बचपन का नाम मोहनदास था। इनके पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके अन्य नामों में जो प्रमुख नाम हैं उसमें बापू, महात्मा या फिर गांधी जी भी हैं। साथ ही साथ इनको भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था तथा इनकी माता पुतलीबाई थी। इन्होंने अपनी मातृभाषा यानी कि गुजराती का भी अधिक से अधिक प्रयोग करने की कोशिश की। साथ ही साथ इनके भाई लक्ष्मीदास और करसन दास जी थे। इनकी बहन यानी कि रालियात बेन थी। इन्होंने अपनी शिक्षा यानी कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद जिस प्रोफेशन को इन्होंने चुना वो थी वकालत, यानी कि ये बैरिस्टर बने। साथ ही साथ पूरे जीवन भर इन्होंने भारत की राष्ट्रीयता ही अपनाए रखी। अनेक देशों में भ्रमण करने के बाद, प्रारंभिक शिक्षा के बाद अपने पेशे को अपनाने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए, उसके बाद इंग्लैंड गए, अन्य और बहुत सारे देशों में यात्राएं की, लेकिन राष्ट्रीयता के लिए उन्होंने भारत के अलावा कभी किसी दूसरे विकल्प के बारे में नहीं सोचा। साथ ही साथ इनका विवाह मई 1883 में यानी कि 14 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ। कस्तूरबा यानी कि उनका पूरा नाम कस्तूरबा माखनजी कपाड़िया था, जिनको हम कस्तूरबा गांधी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इनके बच्चों की तो इनके 4 पुत्र थे जिनका नाम हरिलाल, रामदास, देवदास और मनीलाल था। जीवन भर इनके निजी सचिव के रूप में काम करने वाले व्यक्ति का नाम महादेव देसाई था। साथ ही साथ अपने राजनीतिक गुरु के रूप में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की नीतियों को फॉलो किया। गांधी जी जब पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए उसके बाद वो वापस लौटकर अपने वतन यानी कि भारत कब आए, इसकी डेट आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में कुछ हटकर पूछा जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य से ये डेट आपको जाननी है। गांधी अफ्रीका से भारत लौटकर 9 जनवरी 1915 को आए और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये आप जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद उन्होंने राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस के साथ रहे। साथ ही साथ उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। उनके जो प्रमुख नारे हैं उसमें सबसे प्रमुख नारा करो या मरो, जो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में दिया। और उनका एक बहुत फेमस नारा था, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं महात्मा गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के जन्म से मृत्यु तक किए गए वो सभी कार्य जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिली, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत के आज़ादी मिलने में इन कार्यों का बहुत बड़ा योगदान था। जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उनके जन्म से शुरुआत करके 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 1882 में 13 साल की उम्र में कस्तूरबा जी से इनका विवाह हुआ। फिर 1888 में वो अपनी पढ़ाई यानी कि वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड पहुंचे तथा उसके बाद सबसे पहले इनको 1893 में वकालत पेशे के रूप में पहले बड़े क्लाइंट यानी कि दादा महमूद अब्दुल्ला मिले, जिन्होंने इनको दक्षिण अफ्रीका बुलाया अपने लीगल मामलों यानी कि कानूनी मामलों की सुनवाई में पैरवी के लिए। गांधी अफ्रीका पहुंचे, उन्होंने दादा अब्दुल्ला के
कानूनी मामलों की सफलतापूर्वक पैरवी की तथा उसके बाद 1893 में एक अप्रिय घटना गांधी जी के साथ घटी। उनको नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा और ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे से पीटर मार्टिस वर्ग में उनको निकाल दिया गया, ये कहकर कि आपकी नस्ल गोरों से नहीं मिलती है। यानी कि श्वेत और अश्वेत के भेदभाव की वजह से उनको ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे से निकाल दिया गया। उसके बाद 1894 में दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने वहां रह रहे भारतीयों के संघर्षों को देखकर, भारतीयों पर हो रहे जुर्म को देखकर नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये कह सकते हैं, ये माना जा सकता है कि यहीं से उनके राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हुई। उसके बाद गांधी जी रुकने वाले नहीं थे और गांधी जी ने 1899 में बोयर बार के दौरान इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की। इस संस्था ने या इस समूह ने इस युद्ध के दौरान घायलों की मदद करने के लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया, जिसके लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई। बात करते हैं 1903 की, जब गांधी जी ने अफ्रीका में ही अपने पहले अखबार यानी कि इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। जैसा कि नाम से ही आपको झलक रहा है, इस अखबार के माध्यम से उन्होंने भारतीय समुदाय की मांगों को प्रमुखता से वहां की सरकार के सामने रखने का काम किया। उसके बाद गांधी जी ने 1904 में अफ्रीका में अपने पहले आश्रम, भारत में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपने पहले आश्रम यानी कि फोनिक्स सेटलमेंट की स्थापना नेटाल शहर में की। यानी कि जोहानिसबर्ग के आसपास ये शहर पड़ता है, यहाँ पे उन्होंने अपने पहले आश्रम की स्थापना की। 1906 में 36 साल की आयु में इन्होंने ब्रह्मचर्य अपना लिया, यानी कि ये अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक रिश्तों को अपनाने से दूर हो गए और उन्होंने अपने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसके बाद 1908 में मगनलाल गांधी के सदाग्रह से सीखकर उन्होंने सत्याग्रह की नीति को अपनाया। साथ ही साथ 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की। यानी कि गांधी जी ने फोनिक्स सेटलमेंट के बाद अपनी दूसरी संस्था या दूसरा आश्रम टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में स्थापित किया। यहीं से उन्होंने अपने सारे अग्रिम क्रियाकलापों को संचालित किया। ये जानना बेहद अहम हो जाता है। उसके बाद 1912 की घटना ने गांधी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि यहाँ उनका परिचय, यहाँ उनका मिलाप एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसने न सिर्फ गांधी को अपने राजनीतिक सोच को बदलने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि गांधी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु ही बना लिया। और ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो भारत से 1912 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और गांधी से मिले। उसके बाद 1915 में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के हितों की लड़ाई के लिए उनको केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया। बहुत से लोगों को इस बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि केसर-ए-हिंद की उपाधि कहाँ पर मिली, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये उपाधि उनको दक्षिण अफ्रीका में ही दी गई। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि गांधी जी ने 1917 में, यानी कि भारत आने के बाद सबसे पहले गोखले ने इनको कहा कि भारत की लड़ाई अगर आपको लड़नी है, भारत को अगर स्वतंत्रता दिलानी है, तो अफ्रीका से आने के तुरंत बाद स्वतंत्रता संग्राम में नहीं कूदना है, बल्कि एक साल पहले पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, भारतीय लोगों के संघर्षों को समझिए, उनकी ज़रूरतों को समझिए, उसके बाद अपनी आवाज़ उठाइए। इसलिए उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में गुजरात में साबरमती नदी के तट पर कर दी। 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह, यानी कि गांधी जी द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया, जिसका नाम आप कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह। यह गांधी का भारत में पहला आंदोलन भी था। फिर गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद मिल भूख हड़ताल में जब इनको मजदूरों का बुलावा आया, तब इन्होंने वहां जाकर उस भूख हड़ताल का समाधान निकालकर मजदूरों को राहत दिलाई। उनको राजस्व से जो कर मील को देना पड़ता था उसमें कटौती करवाई, जिससे वहां के मजदूरों को काफ़ी राहत मिली। ये गांधी के द्वारा भारत में की गई पहली भूख हड़ताल थी। गांधी जी अब तक भारत के लोगों में, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में, भारत की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। इसीलिए 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के रूप में गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पहला असहयोग आंदोलन किया और यहां भी उनको सफलता प्राप्त हुई। इसी कारण 1919 में जब, जानिए इस बात को, जब गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह में पहले असहयोग आंदोलन के रूप में सफलता प्राप्त की, तो अंग्रेजी सरकार द्वारा लाए गए रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा जाता है, उसके विरुद्ध
अब तक गांधी इतने सक्षम हो गए थे कि गांधी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी और यह घोषणा काफी हद तक सफल भी रही, जिस कारण से गांधी की बातों को मानने के लिए अंग्रेजों को एक हद तक झुकना पड़ा। लेकिन इसी बीच एक अप्रिय घटना के रूप में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और यहां से गांधी जी को लगा कि मेरी प्रार्थनाओं का, मेरे अनुनय विनय का अंग्रेजी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गांधी जी कुछ समय के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम से दूर हटने की सोच रहे थे, लेकिन तभी हंटर कमीशन, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हुआ था, वो भारत आया और उसने अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के बाद ऐसा माहौल बना कि गांधी को फिर से इस स्वतंत्रता संग्राम को अपने हाथों में लेना पड़ा और 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी, जो बहुत अच्छे से चल रहा था, काफी हद तक सफलता प्राप्त कर रहा था। गांधी जी के सत्याग्रह, अहिंसा और सत्य की नीति सफल हो ही रही थी और इसी नीति की बदौलत उन्होंने बारदोली प्रकरण में राजस्व संबंधी विवादों को सुलझाया। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन तभी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक ऐसी घटना हुई, उग्रवादी क्रांतिकारियों ने पुलिस कर्मियों को थाने में बंद कर जला दिया, जिससे कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मारे गए। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी, जिसका बड़े लेवल पर भारत में राष्ट्रीय स्तर पर उनके इस फैसले का विरोध हुआ। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने गांधी से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने उग्रवादी नीतियों को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन 1924 में, 1922 के बाद 1924 तक गांधी एक तरह से अलगाव की स्थिति में रहे, तटस्थ रहे। लेकिन उसके बाद गांधी जी बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी कि 1922 के बाद जब गांधी को जेल में डाल दिया गया था, आपको पता होना चाहिए, चौरी चौरा के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, उसके कुछ समय बाद गांधी को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल से आने के बाद जब उनको रिहा किया गया जेल से स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण, तो गांधी जी ने वापस आकर 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की, जो कि एकमात्र अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 1925 में खादी मजदूरों के उत्थान के लिए उन्होंने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना की। इसके बाद 1925 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ की रचना की। काफी महत्वपूर्ण ये पुस्तक मानी जाती है। गांधी को मानने वाले लोग और ना मानने वाले लोग भी इस पुस्तक को पढ़ना पसंद करते हैं। इसके बाद 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, जो गांधी जी की महत्वपूर्ण मांगों में से एक था, को कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पास किया। 1931 में गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसको लॉर्ड इरविन पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ, माना जाता है, जाना जाता है। इसी समय गांधी जी इस विवाद में भी फंसे कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे। इस पैक्ट के समय की ही ये घटना है। इसके बाद आपको जानना जरूरी है कि 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज यानी कि एक ऐसी मेज जिसमें सब लोग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठते हैं, में भारत से कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में एसएस राजपूताना जहाज पर भारत से इंग्लैंड गए और इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया, लेकिन बिना किसी निर्णय के वापस भारत आना पड़ा। और इसके बाद उन्होंने 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड का भी विरोध किया, जिसका प्रमुख कारण था कि मैकडोनाल्ड अवार्ड के द्वारा भारत में मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने के बाद हिंदू वर्ग की निचली जाति, पिछड़ी जातियों को भी जातिगत संसदीय क्षेत्रों का आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने आवाज उठाई और इस निर्णय को अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा। कुछ अलग रूप में इसको दोबारा से पास किया गया और इसी वजह से गांधी और अंबेडकर में टकराव की स्थिति हुई, जिस कारण इन दोनों के बीच बाद में पूना पैक्ट पास हुआ, जिसमें गांधी इस बात पर सहमत हुए कि गांधी जी ने कहा कि भाई पिछड़ी जातियों को केंद्रीय और राज्य असेंबली में सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी, लेकिन उनका जो निर्वाचन होगा उसमें सिर्फ उन्हीं जातियों के लोग वोट नहीं देंगे, बल्कि वो सामूहिक निर्वाचन होगा। हर जाति के लोग एक विशिष्ट पिछड़ी जाति के सदस्य को चुनकर भेज सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि एक ही जाति के लोग एक ही जाति को चुनेंगे। सामूहिक निर्वाचन से पिछड़ी जातियों के लोगों को दोनों तरह की असेंबली में, राज्य और केंद्र में आरक्षण प्राप्त हुआ। इसके बाद गांधी जी ने एक प्रमुख पत्रिका या पत्र हरिजन का प्रकाशन शुरू किया। हरिजन के प्रकाशन के लिए गांधी जी ने गुजराती और हिंदी भाषा का प्रयोग किया। गुजराती में इसको हरिजन बंधु के नाम से प्रकाशित किया गया तथा हिंदी में इसको हरिजन सेवक के नाम से प्रकाशित किया गया। 1936 में इन्हीं के प्रयासों से
त्रावणकोर मंदिर में हरिजनों को प्रवेश मिलना प्रारंभ हुआ तथा 1942 में गांधी जी ने अपने प्रमुख नारे करो या मरो का संदेश भारतवर्ष में देकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था, इसका रिजल्ट आना था, उसी रिजल्ट के रूप में अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन 1946 में भारत आया, जिसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे तथा इसके अन्य मेंबर पैट्रिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। इसके बाद 1946 में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार ने पास किया। भारत के लोगों द्वारा संविधान देने की प्रक्रिया शुरू हुई। गांधी जी ने इस संविधान सभा के सदस्य बनने से किनारा किया, वो इससे दूर रहे और उसके बाद इन्होंने भारत के लोगों से संयमित रहकर आज़ाद भारत में सांप्रदायिक दंगे न करने की अपील की। जगह जगह घूमकर पूरे भारत का भ्रमण करके लोगों को समझाने की कोशिश की कि विभाजन एक प्रक्रिया का हिस्सा था। इसकी वजह से द्रवित होकर समाज में अशांति का माहौल न फैलाएं, आपस में मिलजुल कर रहें। इसी संबंध में जब दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी एक सभा कर रहे थे, तब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी की छाती में गोली मारकर हत्या कर दी। इसी के साथ भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के महान जीवन काल का अंत हुआ। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में महात्मा गांधी का एक प्रमुख नारा मैं आपसे कहना चाहूंगा। किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से आंकी जाती है। इसलिए आप सभी भी गांधी जी के इस नारे से सीखकर अपने चरित्र को मजबूत बनाएं, अपने व्यक्तित्व को सुधारें और समाज में शांति का पैगाम दें। आज गांधी जी की जयंती पर हम उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय